गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे लेज़र की, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेज़र के बारे में अपन ने इससे पहले डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो अपन ने क्या सीखा है कि जो भी नॉर्मल लाइट होती है, साधारण प्रकाश होता है, वह क्या होता है? वह होता है किसी भी मटेरियल के द्वारा, किसी भी पदार्थ के द्वारा या किन्हीं भी एटम्स के द्वारा एमिटेड जो लाइट होती है एक प्रकार से, उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस ऑफ लाइट फ्लैशेज। कि जो भी लाइट या प्रकाश के पुंज निकलते हैं, वो लाइट के पुंज किस रूप में होते हैं? विद्युत चुंबकीय दोलन के रूप में होते हैं। तो जितने भी ये सारी बातें हैं जो सारे अणुओं के द्वारा प्रोसेस होती है, उसमें जो दोलन होते हैं वो फ्रीली होते हैं, एकदम मुक्त ऑसिलेशंस होते हैं, और वो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के एटम्स हैं, उन एटम को अपन ने दी है ऊर्जा ऊर्जा ग्रहण करने के बाद में जो एटम है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले गए, और एक्साइटेड स्टेट में वो रुकते हैं 10⁻⁸ सेकंड के लिए, और 10⁻⁸ सेकंड के लिए रुकते हैं, और उसके बाद में स्पॉन्टेनियस एमिशन बोलते हैं, या स्वतः उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा वो वापस कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और मूल अवस्था में या ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। यह होता है एक प्रकार से उत्सर्जन प्रक्रिया या नॉर्मल साधारण प्रकाश के लिए। यहाँ पर जो 10⁻⁸ सेकंड का टाइम दिया गया है, यह किसी भी एटम के लिए उसका कैरेक्टरिस्टिक टाइम या उसका लाइफ टाइम बोला जाता है, अभिलाक्षणिक समय या उसका जीवन काल बोला जाता है, क्योंकि वह जो एटम है वह किसी भी ऊर्जा स्तर के एक्साइटेड लेवल में 10⁻⁸ सेकंड के लिए ही रुकता है, और उसके बाद वह कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करके वापस है वह ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। और इसी प्रकार से जो सारे भी एटम होते हैं, वो प्रकाश का जो उत्सर्जन होता है वह एक प्रकार से वेव ट्रेन के रूप में, इसे प्रकाश पुंज बोलते हैं, प्रकाश पुंज के रूप में ही वो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। और साथ में ये केवल प्रकाश पुंज के रूप में ही या एक शॉर्ट टाइम के लिए ही उत्सर्जन होता है ही नहीं होता, वह जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है वो उस शॉर्ट टाइम या उस क्षणिक काल के लिए ही वो एक फेज़ में या कला में भी रहते हैं, और उसको बोलते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक टाइम या अभिलाक्षणिक समय। जैसे टी.सी तो कोई भी टाउ.सी, तो कोई भी अगर प्रकाश पुंज है, सपोज कि उसका वेव इस प्रकार से है, तो कुछ समय के लिए ये इस फेज़ में है। उसके बाद में दूसरा एटम होगा, उसके द्वारा जो निकलने वाली वेव है, उसकी जो वेव फॉर्म है वो अलग होगी, तीसरे की अलग होगी। तो हर एक के लिए अलग अलग होती है, अर्थात उसका जो कैरेक्टरिस्टिक टाइम है, उसका फेज़ टाइम है, इसके अपन टाउ.सी बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक टाइम, वह बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। अर्थात वी कैन से ऑल वेव आर इन द फॉर्म ऑफ इनकोहेरेंट फॉर्म, कि जितने भी प्रकाश है वह इनकोहेरेंट रूप में होता है इस प्रकार से, ठीक है। और वह क्यों होता है इनकोहेरेंट रूप में? ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का संपोषी व्यतिकरण की प्रोसेस के कारण से वह इनकोहेरेंट रूप में होता है। संपोषी व्यतिकरण का मतलब यह होता है, ये आपके ऑप्टिक्स का छोटा सा टॉपिक था, लेकिन अभी आपके कोर्स से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी बता दूं, अगर कोई भी दो तरंगें अगर समान आयाम की या समान वेवलेंथ की दो तरंगें आपस में आके टकराती हैं, तो टकराने के बाद में किन्हीं बिंदुओं पर उन तरंगों के जो तीव्रता है वह ज़्यादा होती है, किन्हीं बिंदुओं की तीव्रता है वह कम होती है। जो जिन बिंदुओं पर तीव्रता ज़्यादा होती है वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होता है, और जिन पर तीव्रता कम होती है उसको अपन विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रूप में भी बोलते हैं। अब देखिए, जो विभिन्न प्रकार के अणु हैं, उन अणुओं के कारण से प्रकाश का उत्सर्जन होता है या फोटोन का उत्सर्जन होता है, लाइट का एमिशन होता है। तो उसमें प्रत्येक के कारण से जो उत्सर्जन हो रहा है उसकी अलग से एक इंटेंसिटी होगी, उसकी तीव्रता होगी। तो सपोज कीजिए एक एटम के कारण से होगी I1, दूसरे कारण से I2, तीसरे कारण से I3, ऐसे n एटम है, तो सबके कारण से जो तीव्रता होगी वह I1, I2, I3, I4, I5 या I इन्फिनिटी के रूप में लिख सकते हैं। तो इसकी कुल तीव्रता, द टोटल इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वी कैन राइट I इज इक्वल टू समेशन II, where I टेंड्स टू 1 to n, कि n एटम के लिए अपन कह सकते हैं। अब अपन ये बोलते हैं कि जितने भी एटम हैं वो जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो किसी शॉर्ट टाइम के लिए या टी.सी टाइम के लिए वो एक कोहेरेंट बीम एमिट करते हैं। अब वो अलग अलग उनकी कोहेरेंस है, अर्थात वो इनकोहेरेंट बीम है, लेकिन वो अपन ये बोल सकते हैं सभी की तीव्रता लगभग एक जैसी है। सारे एटम एक जैसी तीव्रता के एटम है, कि उनके अलग अलग फेज़ है, लेकिन उनकी तीव्रता अलग एक जैसी है। तो एक जैसी तीव्रता होने के कारण से n एटम है तो n तीव्रताएँ होंगी, तो सबको जोड़ दिया जाए यहाँ पर इन तीव्रताओं को। कैसे? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस
ऐसे करके IN। और अब I1 बराबर I2, I2 बराबर I3 बराबर I4 बराबर I5 इज इक्वल टू IN। तो अपन लिख देंगे I बराबर N I1, अर्थात सभी एटम की जो तीव्रताएं हैं वो प्राथमिक एटम या पहले एटम के जैसी ही अपन कह सकते हैं। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि जो साधारण प्रकाश है उसकी जो कुल तीव्रता होती है वो अलग अलग एटम के द्वारा उत्सर्जित तीव्रताओं के n गुना होती है, अर्थात यहाँ पर तीव्रता n गुना बढ़ जाती है प्रत्येक एटम के कारण से कुल तीव्रता जो होती है वो। अब देखिए अभी कोई भी एटम है अगर वह एक प्रकाश पुंज के रूप में फोटोन उत्सर्जित करता है, इसको अपन वेव ट्रेन भी बोलते हैं, वेव ट्रेन का मतलब एक शॉर्ट टाइम के लिए बोलते हैं, तो उसमें कुछ गुण होने ज़रूरी हैं। वो गुण कौन कौन से होने चाहिए कि वो समान फेज या समान कला, समान ध्रुवण, समान कोहेरेंस, समान एक जैसी डायरेक्शन ऑफ एमिशन, एक दिशा में उत्सर्जित, ये कुछ गुण होते हैं। इस प्रकार के अगर समान तीव्रता, समान कला, समान ध्रुवण, समान कोहेरेंस, समान डायरेक्शन ऑफ एमिशन का प्रकाश अगर उत्सर्जित होता है तो वह एक लेज़र का निर्माण करता है। अब साधारण प्रकाश और लेज़र में यही फ़र्क है। साधारण प्रकाश में सारे के सारे गुण होते हैं प्रकाश के, मैच नहीं करते हैं, ये असमान होते हैं सभी, न तो फेज समान होती है, न पोलराइजेशन होता है, न कोहेरेंस होती है, न डायरेक्शन ऑफ एमिशन होती है, लेकिन लेज़र के लिए एक जैसे होते हैं। अब एक जैसे होते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक जो लेज़र बीम है या लेज़र आइटम के द्वारा जो प्रकाश निकल रहा है उसका सपोज कीजिए आयाम है। अगर मैं व्यतिकरण की बात करूँ तो कोई तरंगा y बराबर y0 साइन ओमेगा t प्लस फाइव, तो यहाँ पर y0 का मतलब आयाम, तो प्रत्येक तरंग का आयाम है एम्पलीट्यूड में मैंने बोल दिया E1, यहाँ प्रत्येक के लिए E1 E2 E3 E4 E5 ऐसे हैं। तो n एटम है, तो n एटम के कारण से जो आयाम होंगे वो क्या हो जाएंगे कि जुड़ जाएंगे। अब आप कहोगे कि आयाम जो एक साथ क्यों जोड़ रहे हो, वो इसलिए जोड़ रहे हैं कि प्रत्येक जो एटम है वह समान कला की प्रकाश उत्सर्जित करता है या वेव ट्रेन या प्रकाश पुंज उत्सर्जित करता है, तो समान कला का, समान तीव्रता का, समान उसकी उत्सर्जन की दिशा है, समान कोहेरेंस है, तो उसके आयाम एक जैसे होंगे। आयाम एक जैसे होने के कारण से क्या होगा कि जो कुल आयाम है वह किसी भी एक एटम के कारण से उत्सर्जित जो तरंग पुंज है उसके आयाम का n गुना हो जाएगा। तो ये n गुना हो गया, तो अपन कह सकते हैं देखो इसे E बराबर समेसन EI बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस EN। अब E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर E4 बराबर E5 बराबर EN, सब सारे के सारे जो आयाम है, जो एम्पलीट्यूड हैं वो समान होंगे। तो समान होने के कारण से कुल आयाम कितना हो जाएगा, कुल आयाम हो जाएगा NE1, मतलब n गुना हो जाएगा। किसी भी एक एटम के कारण से जो प्रकाश पुंज है उसका जो आयाम है, उसकी जो तरंग है उसका आयाम है उसके n गुना हो जाएगा। तो E बराबर NE1 कर दिया अपने। अब अपन को पता है कि प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है, तो अपन बोल सकते हैं I समानुपाती E स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब जो E है वो क्या है, E हो गया अपना NE1, तो अपन सीधा सीधा यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, I समानुपाती NE1 का स्क्वायर, तो I समानुपाती N स्क्वायर E1 स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। अब आप देखिए कि E1 स्क्वायर क्या है, यह है E1 स्क्वायर समानुपाती I, एक प्रकार से I1, क्योंकि पहली जो तरंग है उसकी तीव्रता के समानुपाती है, तो अपन कह सकते हैं I बराबर N स्क्वायर I1। अब देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, ये समीकरण मैं बोल देता हूँ 2 नंबर और ये समीकरण बोल देता हूँ मैं 1 नंबर। दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ पर देखिए I बराबर N I1 और यहाँ पर है I बराबर N स्क्वायर I1, अर्थात साधारण प्रकाश के अंदर जो कुल तीव्रता होती है वह प्रत्येक एटम के कारण से उत्सर्जित प्रकाश के n गुना होती है, लेकिन लेज़र के अंदर जो कुल तीव्रता होती है वह प्रत्येक एटम के कारण से उत्सर्जित तरंग की तीव्रता के n स्क्वायर गुना होती है, अर्थात साधारण प्रकाश से ज़्यादा तीव्रता, उच्च तीव्रता। तो यहाँ पर कह सकते हैं हाई इंटेंसिटी, उच्च तीव्रता। लेज़र का गुण ये होता है कि वह हाईली इंटेंस होती है, मतलब उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है, अर्थात लेज़र के लिए है वह जो तीव्रता है वह कुल जो एटम्स हैं जिनके कारण से तीव्रताएं मिल रही हैं उनके स्क्वायर के समानुपाती होती है और साधारण प्रकाश के कुल एटम के संख्याओं के समानुपाती होती है। तो अपन कह सकते हैं कि जो लेज़र बीम है, जो लेज़र है वह क्या होगा, वह इंटेंस होगी, तीव्र होगी, वह मोनोक्रोमेटिक होगी, इसमें टेम्परल कोहेरेंस होगी, अर्थात समय के सापेक्ष, टेम्परल टाइम के सापेक्ष उसमें कला बनी रहेगी। और तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, वह सेम फेज में समान कलाएं होंगी, उसमें ध्यान रखना। तो समान कलाएं देखो इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, इसमें देखो कहीं भी तरंग टूटी भी नहीं है, लगातार कंटिन्यूस चल रही है, तो इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, ये अपन टेम्पोरल कोहेरेंस, और मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है इस प्रकार से सेम, बस मोनोक्रोमेटिक का ये होता है
कि यहाँ पर जो तरंग है वो केवल एक ही वेवलेंथ की मिलेगी। तो डेल्टा लैम्डा बराबर 0, अर्थात वेवलेंथ में डिफरेंस 0 होता है। और सेम फेज का मतलब है सारी तरंगें हैं उनकी फेज एक जैसी ही होगी। तो लेज़र के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है ये इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, ये 3-4 गुण। अब अपन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लेज़र, कि लेज़र के सिद्धांत। तो लेज़र के सिद्धांत का मतलब है लेज़र मोटे मोटे तौर पर 3 प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरता है, जिसमें एक होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन अब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस अब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन। मतलब सबसे पहले एटम अवशोषित करते हैं, फिर उत्सर्जित करते हैं और इंड्यूस्ड उत्सर्जन करते हैं। तो देखिए समझिए आप, अवशोषण या अब्जॉर्प्शन कि लेज़र प्रक्रिया में क्या होता है कि कोई भी जो मटेरियल अपन लेज़र के लिए काम में लेते हैं उसके अगर मैं ऊर्जा स्तरों की या ऊर्जा अंतरालों की बात करता हूँ तो मान लीजिए कि उसके 2 ऊर्जा अंतराल हैं। एक है ऊर्जा अंतराल EM और दूसरा है EN। तो यहाँ पर मैं इसको EM को मूल अवस्था भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने EM और EN इसीलिए बोले हैं कि EM है उसमें अणुओं की संख्या, एटम्स की संख्या, परमाणुओं की संख्या M है, और EN है उसमें एटम की संख्या है N है। तो जब भी ट्रांजिशन हो रहा उससे पहले की प्रक्रिया, जब ट्रांजिशन नहीं हुआ है अर्थात उससे पहले, ट्रांजिशन होने से बिफोर ट्रांजिशन, संक्रमण से पूर्व है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऊर्जा का एक फोटोन आता है जिसे अपन H बोलते हैं, अर्थात ऊर्जा दी जाती है। अब यह फोटोन एनर्जी का या थर्मल का कैसे भी होता है, ट्रिगिंग करने के काम आता है, ठीक है। तो एक ऊर्जा का फोटोन आया, वह ऊर्जा का फोटोन आने के बाद में जो ग्राउंड स्टेट था EM ऊर्जा लेवल है उसके एटम्स ने उसे अवशोषित किया, और अवशोषित करने के बाद में वो उच्च ऊर्जा स्तर में चले गए, अर्थात EN ऊर्जा स्तर में चले गए। अब इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपन मानते हैं कि EM ऊर्जा स्तर में एटम्स की संख्या M है और EN ऊर्जा स्तर में एटम्स की संख्या N है, अर्थात एक टाइम के बाद में अपन ये मान लेते हैं। अब जब ट्रांजिशन होगा तो ट्रांजिशन के बाद का ये वाली कंडीशन होगी। ट्रांजिशन से पहले एटम था वो ग्राउंड स्टेट में था, और ट्रांजिशन के बाद एटम चला गया एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में कब गया वो? एक्साइटेड स्टेट में एटम तब गया जब उसने H ऊर्जा का फोटोन है वह उत्सर्जित कर लिया, और ये H ऊर्जा का फोटोन है अपने बाहर से अपन ने प्रकाश आपतित किया है, ऊर्जा इसको दी है। अब इस H ऊर्जा के फोटोन के लिए अपन देखते हैं सूटेबल फ्रीक्वेंसी, अर्थात कितनी ऊर्जा, कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन आपतित किया जाए। तो उसको अपन बोलते हैं कि जो दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच का ऊर्जा अंतराल है वह फोटोन की ऊर्जा के बराबर होना चाहिए, अर्थात EN उच्च ऊर्जा स्तर निम्न ऊर्जा स्तर बराबर H। तो न्यू बराबर EN माइनस का EM बटे H, ये हो गया। अब इतनी ऊर्जा का कोई भी, इतनी फ्रीक्वेंसी का कोई भी फोटोन अगर आपतित किया जाता है तो उसे अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषण या अब्जॉर्प्शन के बाद में वह एटम है वह ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और यह प्रक्रिया एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं उद्दीपन अन्योन्य क्रिया। उद्दीपन कैसे? एक स्पॉन्टेनियस कि लगातार हो रही है, कोई भी फोटोन आ रहे हैं, अवशोषित हो रहे हैं, एटम्स ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। तो इसीलिए इस प्रकार की प्रक्रिया को अपन बोलते हैं स्पॉन्टेनियस अब्जॉर्प्शन, अर्थात सतत अवशोषण। तो ये सतत अवशोषण की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि इस प्रकार का जो संक्रमण होते हैं, अवशोषण वाले संक्रमण होते हैं, ये इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है कितने एटम हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। सारे के सारे एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाते हैं। सारे के सारे एटम्स हैं वो H ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित नहीं करते हैं। उनकी कुछ प्रोबेबिलिटी होती है, उनकी प्रायिकता होती है, और वो प्रायिकता डिपेंड करती है ऊर्जा अंतराल पर कि दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच का ऊर्जा अंतराल कितना है। अर्थात ऊर्जा अंतराल का मतलब ये होगा कि जितना ऊर्जा अंतराल है उतनी ऊर्जा के फोटोन अगर आएंगे तो उनका अवशोषण के बाद में ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एटम्स के जाने की संख्या बढ़ जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटोन की संख्या, अगर प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटोन ज़्यादा होंगे तो एटम है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा जाएंगे। तो प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटोन हैं उनको अपन एक नया नाम भी बोलते हैं, और वह होता है I, जिसे अपन प्रकाश की तीव्रता भी बोलते हैं। जो प्रकाश की तीव्रता होती है वह होती है प्रकाश का वेग गुणा स्पेक्ट्रल डेंसिटी की प्रति एकांक आयतन में कुल फोटोन की संख्या। तो जो इंटेंसिटी है वह होगी I बराबर CU, अर्थात प्रति सेकंड संक्रमण की प्रायिकता। अब प्रति सेकंड जो संक्रमण की प्रायिकता है, संक्रमण की प्रायिकता का मीनिंग यहाँ पर क्या है? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने की संभावना। तो ग्राउंड स्टेट क्या है? M, और एक्साइटेड स्टेट क्या है? N। तो M से N में जाने की प्रोबेबिलिटी दैट इज कॉल्ड PMN।
तो P है वह M से N में जाने की संभावना बता रहा है। वह किन बातों पर निर्भर करेगी? अब बताइए, आप खुद सोचिए कि कोई एटम ग्राउंड स्टेट में है, उसे एक्साइटेड स्टेट में भेजना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एटम है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाए। इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कि उचित ऊर्जा घनत्व के फोटोन डाले जाएं। तो अर्थात जो फोटोन है उसकी तीव्रता या उसका ऊर्जा घनत्व उस पर निर्भर करेगी। ऊर्जा घनत्व का मान जितना ज़्यादा, प्रति सेकंड संक्रमण की प्रायिकता उतनी ही ज़्यादा। अर्थात PMN समानुपाती होता है U न्यू या ऊर्जा घनत्व के। तो इसको अपन कह सकते हैं, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो PMN बराबर BMN U न्यू। अब देखिए यहाँ पर BMN यह है अवशोषण गुणांक। इसे अपन आइंस्टाइन का गुणांक भी बोलते हैं, क्योंकि आइंस्टाइन ने इसकी थ्योरी दी थी लेजर के प्रोसेस के लिए। तो ये आइंस्टाइन का अवशोषण गुणांक है BMN। ध्यान रखिए M से N की तरफ जा रहा है, लोअर से उच्च की तरफ जा रहा है, इसका मतलब अवशोषण हो रहा है। अब एटम है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट में कितनी देर रुकता है? 10⁻⁸ सेकंड के लिए उसको बोलते हैं अपन कितना, उसका रिलैक्सेशन टाइम या उसका टाइम, लाइफ टाइम बोलते हैं एटम का। उसके बाद वह वापस ग्राउंड स्टेट में आता है ऊर्जा का उत्सर्जन करने के लिए। ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन या स्वतः उत्सर्जन। तो उसको अपन देखते हैं कि जब एटम था वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो ये एटम अपना एक्साइटेड स्टेट में है। यहाँ पर यह एटम जैसे ही उत्सर्जन करेगा तो वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, और इस प्रकार से जितना ऊर्जा उसने ली थी उतनी ऊर्जा के लगभग वह एक फोटोन का उत्सर्जन करता है। अब देखिए, यह जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है, यह स्वतः उत्सर्जन है, यह किन बातों पर निर्भर कर रहा है? यह किन नॉर्मली न तो ऊर्जा अंतराल पर निर्भर कर रहा है कि कितनी ऊर्जा अंतराल है इन दोनों के बीच में, और न ही यहाँ पर ऊपर कितने एटम उन पर निर्भर कर रहा है कितने। यह इस बात पर निर्भर कर रहा है कि वह जो एटम है वो जो ऊपर गया है वह ज़रूर नीचे ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा, इसके चांसेस हैं। अर्थात इसके ग्राउंड स्टेट में वापस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वह नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है, ऊर्जा अंतराल या एनर्जी डेंसिटी के ऊपर निर्भर नहीं करती है। तो PNM ध्यान रखिएगा, PNM प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, N से M हायर से लो स्टेट में आ रहे हैं तो वो एमिशन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ANM। यह हो गया एमिशन कोफिशिएंट आइंस्टाइन का। तीसरा और इम्पोर्टेंट है जिसको बोलते हैं अपन स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड एमिशन, इसे अपन उद्दीपन उत्सर्जन भी कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, एटम है ग्राउंड स्टेट में, उसने ऊर्जा का अवशोषण किया या फोटोन का अवशोषण किया, और फोटोन का आपतित फोटोन, कौन से फोटोन? इंसिडेंट फोटोन जो ऊर्जा दे रहे हैं उनका अवशोषण किया, और अवशोषण करने के बाद में वह चला गया एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट में चला गया, कुछ समय रुका, कितने समय रुका? 10⁻⁸ सेकंड रुका, और फिर वापस वह ग्राउंड स्टेट पर आ गया। अब वहाँ उसके ऊपर जाने की जो प्रायिकता है, अवशोषण की प्रायिकता है, वह डिपेंड करती है ऊर्जा घनत्व पर, और वापस आने की जो प्रायिकता है वह रहती है नियत, जिसको अपन स्पॉन्टेनियस एमिशन भी बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मैंने पहले बोला कि ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक आपतित फोटोन है वो एटम के द्वारा अवशोषित ही किया जाए। कौन से एटम? ग्राउंड स्टेट के एटम के द्वारा अवशोषित किया जाए, क्योंकि ये प्रक्रिया चल रही है। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ फोटोन एक्साइटेड स्टेट में जो एटम जा चुके हैं उनके साथ में इंटरेक्शन करते हैं, उनके साथ में अन्योन्य क्रिया करते हैं, और अन्योन्य क्रिया करते हैं तो वो उन जो एटम है उन एटम को कर देते हैं इंड्यूस्ड, इंस्पायर करते हैं कि वह एटम आपतित फोटोन के साथ में इंटरेक्शन करके आपतित फोटोन के जैसा ही सेम नेचर का एक फोटोन उत्सर्जित करे। अर्थात उन्होंने एक्साइटेड एटम को इंड्यूस्ड कर दिया, इंस्पायर कर दिया, और उसके कारण से वह आपतित फोटोन स्वयं और वह एक और एक्साइटेड स्टेट से एटम से फोटोन का उत्सर्जन करवाता है, जो जिनमें दोनों का ध्रुवण, कोहेरेंस, फेज समान होती है, और इस प्रकार की प्रक्रिया कहलाती है स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड एमिशन। ठीक है, तो प्रत्येक फोटोन का अवशोषण होना जरूरी इसमें नहीं है। ओके, और साथ में एटम का जो एटम के द्वारा जो एमिशन होता है ना, एमिशन ऑफ एटम है प्रोसेस, यह डिपेंड भी करता है इंसिडेंट रेडिएशन पर। कैसे? कि कितने फोटोन किस प्रकार से उत्सर्जित कर रहा है, वह किस प्रकार से निर्भर करता है कि कितना रेडिएशन डाला गया है, इस बात के ऊपर भी निर्भर करता है। उसकी प्रायिकता जरूर नियत रहती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो कांस्टेंट रहती है। लेकिन अगर ज़्यादा फोटोन ऊपर जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, ज़्यादा फोटोन वापस भी ग्राउंड स्टेट पर भी आएंगे। ठीक है, तो अपन इसको समझा सकते हैं कि यह प्रोसेस कैसे होती है। जो एक्सटर्नल फोटोन है जिसको अपन आपतित फोटोन भी बोलते हैं, आपतित फोटोन, गामा का मतलब फोटोन, आपतित फोटोन है वह एक्साइटेड स्टेट के एटम के साथ में इंटरेक्शन करता है, और एक्साइटेड स्टेट के एटम के साथ इंटरेक्शन करके उसमें इंड्यूस्ड करता है, उसको इंड्यूस्ड करता है तो एमिट ए फोटोन।
कौन सा फोटोन? विच हैव द सेम फेज, सेम पोलराइजेशन, सेम डायरेक्शन एज इंसिडेंट फोटोन, कि वह जो आपतित फोटोन है उसके जैसा ही, उसकी जैसी कला, उसके जैसे ध्रुवण, उसके जैसी दिशा का ही एक फोटोन उत्सर्जित करे। और वो दोनों सेम फोटोन सेम कला में सेम ध्रुवण में होते हैं, तो वो एक जैसे कला संबंध फोटोन होते हैं और उसी से अपन को लेजर प्रोसेस मिलती है। तो समझ सकते हैं यू डायग्राम से कि कोई भी एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में और एटम ऑलरेडी इंसिडेंट हो रहे हैं। तो ये जो एटम है, जो फोटोन है एच न्यू, यह फोटोन जरूर नहीं कि इसके ग्राउंड स्टेट से वापस यहीं भेजे, ये इसके साथ में इंटरेक्शन करेगा और इंटरेक्शन करके क्या करेगा, ये फोटोन इसके इंटरेक्शन किया और ये कहेगा कि इस फोटोन, ये फोटोन है, ये इस एटम के साथ इंटरेक्शन करके कहेगा कि सेम फेज का दूसरा फोटोन भी है, इसको उत्सर्जित करने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, तो यह फोटोन वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो वह आपतित फोटोन और नया उत्सर्जित फोटोन है वो सेम ऊर्जा के सेम फेज के होते हैं। अर्थात कि वापस जो स्टिमुलेटेड एमिशन है, जो उद्दीपन उत्सर्जन है, वो किस बात पर निर्भर करता है? वह निर्भर करता है कि आपतित फोटोन का घनत्व कितना है। जितना ज़्यादा घनत्व है उतने ही चांसेज हैं कि वह एक्साइटेड एटम के साथ में इंटरेक्शन करे और उतना ही ज़्यादा चांसेज हैं कि वह एटम है वह स्टिमुलेटेड एमिशन करे। अर्थात स्टिमुलेटेड एमिशन की जो प्रोबेबिलिटी है Pnm, वह समानुपाती होती है आपतित ऊर्जा घनत्व पर, और उसके समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो आ जाएगा Bnm, Bn2m, आपतित फोटोन के विकिरण की जो ऊर्जा है उसके घनत्व के ऊपर डिपेंड करती है। अर्थात आप कह सकते हैं Bmn का मतलब हो गया अवशोषण और Bnm ये हो गया उत्सर्जन। तो यह हो गया स्वतः और ये हो गया उद्दीपन। लेकिन Anm ये क्या है? यह है स्वतः उत्सर्जन। तो स्वतः अवशोषण, उद्दीपन उत्सर्जन और यह स्वतः उत्सर्जन जो कि नियत रहता है। तो अपने पास में 3 प्रकार के आइंस्टाइन कांस्टेंट मिल गए, इनका आपस में रिलेशन होता है। यह आपके कोर्स का ज़्यादा हिस्सा नहीं है इसका मैथमेटिक्स, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग करने के लिए थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक का यूज़ करके आपको समझाने की कोशिश की है। कल अपन पढ़ेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन और रूबी लेजर का पूरा मॉडल, पूरा डेरिवेशन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।